बांग्लादेश की स्पेशल कोर्ट ने शेख हसीना की मौत की सजा को माफ कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सब इलेक्शन के एकदम पहले क्यों? जब हर पार्टी इलेक्शन में बिजी है, रैलियां निकाल रही है, तब एक स्पेशल कोर्ट बिठाया जाता है और शेख हसीना को भारत से वापस लाने पर जोर दिया जाता है। अगर हम सारे डॉट्स जोड़ के देखें तो एक तस्वीर उभर कर सामने आती है कि शेख हसीना को किसी भी तरीके से भारत से वापस बुला के पुरानी मौत की सजा को वापस लागू कर दिया जाए, जिससे आवामी लीग जो शेख हसीना की पावरफुल पार्टी है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तब यूनुस खान का पावर में रहना बहुत आसान हो जाएगा, जो भारत के विरोधी माने जाते हैं और चाइना और पाकिस्तान के संबंधी। इसीलिए भारत ने फिलहाल तो शेख हसीना को इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2013 के तहत वापस भेजने से इनकार कर दिया है, जो यह कहता है कि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की जान को खतरा है तो उसे वापस भेजने से इनकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इसी टॉपिक के हर एक धागे खोलने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स में आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, अभी न्यूज चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया में तहलका मचा पड़ा है कि 10 साल की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। ध्यान से समझिएगा। एक तरफ उनको 2025 नवंबर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या? उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब फांसी की सजा जब इनको सुनाई गई थी तब शेख हसीना भारत में ही थी। अब भारत ने उनको भेजने से मना कर दिया था, कि शेख हसीना को सौंपने से मना कर दिया था भारत ने, कि भैया हम शेख हसीना को नहीं सौंपेंगे। तब दोबारा अभी ये वर्डिक्ट आया है कल ही कि यहां अब शेख हसीना को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि माफ कर दिया जा रहा है और इनको टोटल 10 साल की सजा अब सुनाई जा रही है। ये अभी करंट न्यूज है। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यार, इलेक्शन जब होता है तो सारी सरकारें व्यस्त होती है, इतनी व्यस्त होती हैं जिसकी कोई हद नहीं रहती भाई। नेता लोग 5-5 दिन तक घर नहीं जाते हैं, ऑफिस में रात रात भर काम चल रहा होता है, पोस्टर लग रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं, भैया रैलियां निकल रही होती है, हर एक नेता अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग घरों में जा रहा होता है। उस दौर में एक स्पेशल कोर्ट बिठाया जाता है, समय निकाला जाता है, कोर्ट बिठाई जाती है और एक रबीउल रहमान है जो जज है, वही इस पूरे केस का फैसला कर रहे हैं। उनको बुलाया जाता है और बकायदा यहां पर फैसला किया जाता है। इतने बिजी शेड्यूल में भी एक स्पेशल कोर्ट बुलाई जाती है। सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा कि आखिर क्यों शेख हसीना को वापस लेके आने में इतना ज्यादा दिलचस्पी रख रही है बांग्लादेश। नो डाउट बांग्लादेश मानता है कि क्रिमिनल है, ठीक है, तो वापस आना पड़ेगा, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये होता हमारा भी, अगर कोई ऐसा पद छोड़ के भागने वाला नेता कहीं जाके शरण लिया होता तो हम भी यही मांगते, नो डाउट है भाई। और कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट जो हुआ था 2024 में, और वहां से ही तो शेख हसीना भाग के भारत आई थी और शरण लिया था। कहीं ना कहीं शेख हसीना ने वहां पे मतलब अपना ड्यूटी नहीं संभाली थी। वो पीएम थी, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो भाग के बाहर आ गई भारत के पास। ये उन्होंने गलत किया था, आई अग्री। लेकिन ऐसी क्या खास वजह है कि उन्हें भागना पड़ा? ऐसी क्या खास वजह है कि उनको जान का खतरा हो गया एक प्रधानमंत्री को? तो थोड़ा सा पुराने कहानी की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां पे आप लोग क्या देखोगे, शेख हसीना के संबंध हमारे साथ अच्छे थे, यानी कि भारत के साथ अच्छे थे, याद रखना। अब इस शेख हसीना के रहते हुए ही हम लोगों ने बांग्लादेश और भारत में मैत्री नाम की ट्रेन चलाई। हम लोगों ने भारत और आर्मी के साथ बंगो सागर ऑपरेशन किए, यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यापार भी किए, मिलिट्री एक्सरसाइज भी किए, बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत कार्य हम लोग साथ में करते रहे हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं, जो कि खटका किसको? तो पाकिस्तान और चाइना को खटका। अब यहां पे शेख हसीना का पावर में रहना थोड़ा मुश्किल किया जाना जरूरी था, लाजमी था। तो यहां पे एक प्रोटेस्ट किया जाता है, और प्रोटेस्ट भी करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। और प्रोटेस्ट ऐसा कि भाई साहब, संसदों में घुस रहे हैं लोग, आग लगा रहे हैं लोग, एक दूसरे को ही मार रहे हैं लोग यहां पे। तो शेख हसीना ने भाग के शरण ली भारत में। ये 2024 अगस्त की बात है। भारत में आके इन्होंने जब शरण ली तब से ये भारत में ही अभी तक हैं, भारत में इनका ख्याल रखा जा रहा है। अब देखिए सवाल क्या है, उसके बाद मोहम्मद यूनुस खान बनते हैं, पावर में आते हैं। उसके बाद मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस खान पावर में आते हैं। लेकिन ये इलेक्शन जीत करके नहीं आए हैं, ये इनकी एंटरिम सरकार है, यानी कि टेम्परेरी सरकार है। इलेक्शन जैसे ही होगी वैसे ही आप लोग देखोगे कि ये भी जीत सकते हैं, कंटिन्यू कर भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो जब भी इलेक्शन होगी ना, तो तीन यहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक शेख हसीना इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अवामी लीग पार्टी से, एक तारिक रहमान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तारिक रहमान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी से रिलेटेड है। तो ये तारिक रहमान भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, शेख हसीना भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखती है, और मोहम्मद यूनुस खान पाकिस्तान और चाइना के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। अब डॉट को जोड़िएगा, यहां पर 11 नहीं 12 फरवरी को इलेक्शन है बांग्लादेश में। ठीक है बच्चों, इलेक्शन है बांग्लादेश में। तो अभी ज्यादा नहीं, महीने भर पहले एक हिंदू को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, काफी न्यूज वायरल हुई थी। जिंदा जला दिया गया था, पेड़ पे लटकाया गया, जिंदा जला दिया गया एक हिंदू को। ये सब क्यों किया जा रहा था कि इतने दंगे भड़कने लग जाएं कि इलेक्शन ही ना हो। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है शेख हसीना तो खैर भारत में है, लेकिन आवामी लीग इनकी पार्टी वहां पे है ना भाई, हो सकता है कि वही जीत जाए, है ना, कुछ अलग से एक्शन लिए जाए फेवर में शेख हसीना के। ये भी ये भी हो सकता था, और हो सकता तारिक रहमान जीत जाए, यानी कि दो पार्टियों को जितना तय था। ये मोहम्मद यूनुस खान नहीं आएंगे, ये तो कंफर्म ही था। तो अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो मोहम्मद यूनुस खान बने रहेंगे पावर में। यही चाइना और पाकिस्तान चाहता है, ध्यान से समझिएगा, यही चाइना और पाकिस्तान का पूरा रणनीति है। और अगर इलेक्शन होता है तो इन दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। अब दंगे वंगे के बाद सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है, याद रखना कि इलेक्शन हो रहा है। हालांकि मौत की सजा इसीलिए सुनाई गई थी कि इलेक्शन के पहले मौत की सजा सुना दो। भारत से हम लोग बोलेंगे कि भारत, हम लोगों के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी, भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में एक समझौता हुआ था कि अगर हमारे कैदी तुम्हारे यहाँ भाग के जाएंगे, यानी अपराधी, और तुम्हारे अपराधी हमारे यहाँ भाग के जाएंगे, तो हम लोग एक दूसरे के अपराधियों को लौटा देंगे। ये समझौता हुआ था। तो उस समझौते के तहत भारत हमको शेख हसीना को वापस कर देगा, हम सीधा फांसी पर लटकाएंगे, यानी अवामी लीग खत्म। तारिक रहमान को तो यूं ही झेल लेंगे हम लोग। तारिक रहमान वो बंदा है जो 17-18 साल के बाद तो खुद बांग्लादेश में लौटा है। इसको जनता इतना जानती नहीं है। हाँ, इसकी माँ को जरूर जानते थे, इसकी मदर काफी एक बड़ी लीडर हुआ करती थी, उनको जरूर जानते थे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे जनाब कि ये तारिक रहमान तो रहते तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई थी, इसी मकसद से कि फांसी दे दी जाएगी, काम तमाम हो जाएगा। लेकिन भारत ने लौटाया ही नहीं। जब लौटाया ही नहीं तो इनको 10 साल की सजा, बोला नहीं नहीं आपको फांसी की सजा हम माफ कर रहे हैं, 10 साल की सजा दे रहे हैं, आप आ जाओ, 10 साल की सजा में आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या 10 साल की सजा पाने के लिए शेख हसीना जाएंगी तो ये जीवित बचेंगी? ये भी तो हो सकता है पुराना वाला फांसी की सजा वाला केस उठाओ और इनको फांसी दे दो, अवामी लीग फिर से खत्म। क्योंकि यहाँ पे साफ डॉट्स को जोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस खान को पावर में बने रहने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है बैक सपोर्ट में। तो अभी की जो न्यूज है वो क्या दिखाई दे रही है कि भाई साहब, जो शेख हसीना पे करप्शन के 2 केसेस लगाए गए हैं, करप्शन पे 2 केसेस लगाए गए हैं, और ये करप्शन किस चीज से रिलेटेड है? जमीन से रिलेटेड, यानी कि सरकारी जमीनों का फायदा इन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिलवाया है। ये यहाँ पे दिया गया है। 2 केस है, 5-5 साल के 2 सजा है, तो टोटल 10 साल की इनकी सजा बन जाती है। और यहाँ पर 1 लाख टका का जुर्माना भी दिया जाता है। अगर वो जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो आगे 6 महीने की जेल इनको और बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि अवामी लीग और शेख हसीना से जुड़े सभी के सभी जो लोग हैं वो अपने आप खतरे में आ जाते हैं। तो उनसे जुड़े सारे लोगों पर भी केस चलाया गया है। जैसे कि आप देखोगे, ठीक है, रदवान मुजीब सिद्दीकी, ये नेफ्यू है, भतीजे हैं, ठीक है, किसके? शेख हसीना के। इनको भी 7 साल की सजा दी गई है। उसके बाद आप देखोगे आजमीना आजमीना सिद्दीक, जो इनकी भांजी है, इनको भी 7 साल की सजा दी जा रही है। उसके बाद तुलिप रिजवाना सिद्दीक, जो इनकी भांजी है, 4 साल की सजा दी जा रही है। 2-2 साल की सजा पर केस इनको दिया जा रहा है, 2 केस बनाए गए हैं ना, 2-2 साल की सजा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मोहम्मद खुर्शीद आलम, इनको 2 साल की सजा सुनाई दी गई है। ये कौन है? देखिए, हर एक शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसी तरीके से यहाँ पे ढाका डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ढाका डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम क्या है? उनको हम क्या बोलते हैं? राजूक। तो ये एक राजूक ऑफिशियल है, ठीक है, और इन्हीं के जरिए पूरा पूरा करप्शन किया गया था, जिस वजह से आप देखोगे कि इनको भी 2 साल की सजा सुनाई गई है, ठीक है। अब देखिए, इन पे जो करप्शन लगाया गया है वो क्या कहता है? जो राजूक है ना, राजूक, जो कि डीडीए बोल रहा, हाँ डीडीए होगा, ढाका डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए होगा, है ना।
तो डीडीए के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट चल रहा था, पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट ढाका में। इसमें 10-10 कट्ठे के 2 प्लॉट का इन लोगों ने क्या किया है, करप्शन किया है, और इसी के लिए इनको ये सजा दी जा रही है। यानी कि इन्होंने ऑफिशियल पोजीशन पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है और अपने पर्सनल और फैमिली लोगों को फायदा पहुंचाने का कोशिश किया है, यानी कि बेनिफिट पहुंचाया। आप खुद सोच लो यार, इतनी छोटी छोटी से केस यहाँ पर भाई, मतलब एकड़ के एकड़ जमीनों का घोटाला हो जाता है, 10-10 साल का केस नहीं लगता है। यहाँ पे आप 10 साल का केस लगा रहे हो हैं। आप 10 कट्ठा पता कितना होता है, आधा बीघा होता है 10 कट्ठा, आधा बीघा, समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि नहीं यार, बात कुछ और है, ये तो सिर्फ एक पर्दे के सामने दिखाई देने वाली चीज नजर आ रही है। अब देखिए ये कैसे साबित हुआ, इन पे करप्शन की साबित हुआ। इनके खिलाफ एक एंटी करप्शन कमीशन बिठाया गया था, एंटी करप्शन कमीशन बिठाया गया था, जिसमें जनवरी 13 को जनवरी 2025 वाला जो था जनवरी, उसमें 13 जनवरी को एक केस फाइल किया जाता है। शुरुआत में 16 लोगों को दोषी पाया जाता है और आगे चल के फैसला आते आते 18 लोगों को दोषी पाया जाता है, 18 लोगों को दोषी पाया जाता है, जिसमें कैसे दोषी पाया जाता है, 31 विटनेस किए जाते हैं, 31 लोगों की गवाही ली जाती है, टेस्टिमनी लिया जाता है, और फिर ये साबित होता है कि हाँ भैया ये गलत है, हाँ भैया ये इनके ऊपर इल्जाम जो लगाया जा रहा है करप्शन वाला, वो बिल्कुल प्रूफ होता है, और जिसके तहत इन लोगों को यहाँ पे सजा सुनाई गई है। 5 तारीख को पूरी की पूरी टेस्टिमनी कंक्लूजन किया जाता है, जो गवाही दी गई है 31 लोगों के द्वारा, कंक्लूजन किया जाता है। उस कंक्लूजन के बाद ये 2 फरवरी को इनको सजा सुनाई जा रही है। ठीक है बच्चों, अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, शेख हसीना का इस वक्त क्या स्टेटस है इस वक्त। ठीक है बच्चों, तो शेख हसीना इस वक्त भाई साहब, ठीक है, जो मास प्रोटेस्ट हुआ था ना, तो इंडिया में उसके बाद इंडिया में शरणार्थी बन के रह रही हैं। वहां के बांग्लादेश की जो सरकार है, इन्हें फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा घोषित कर दिया है, यानी कि भगौड़ा घोषित कर दिया है, और ये बताया जा रहा है कि भैया ये हमारे देश का प्रधानमंत्री का वो पद जो कि इनको सम्मान से दिया गया था, वो छोड़ के बीच मझधार में भाग गई थी, तो इस वजह से इनको ये सजा सुनाई जा रही है। और ये सजा कब सुनाई जा रही है, देखे इलेक्शन के जस्ट पहले, अहेड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के जस्ट पहले, क्योंकि 12 फरवरी को इलेक्शन है, 12 फरवरी को इलेक्शन है, और अभी इनको सजा सुनाई जा रही है। क्लियर बच्चों, याद रखेंगे आप। तो ओवरऑल जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना, ये इलेक्शन के पहले कुछ भी करके निपटाया जाए शेख हसीना को, पूरा मुद्दा यहीं पर ही समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखोगे कि जब पूछा गया इनकी कोर्ट से, पार्टी से, पत्रकारों ने, कि सर ऐसी क्या आपको क्या जल्दी पड़ी है, आप एक तरफ इधर उलझे हुए हो इलेक्शन में और दूसरी तरफ शेख हसीना कर रहे हो, क्यों, आपको क्या समस्या है भाई, ठीक है, क्यों इतनी हड़बड़ी मची है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला और सरकार ने बोला कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि इनको यही 2 केसेस के लिए बुलाया जा रहा है, सजा दिया जा रही है, नहीं 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 नहीं, इनके पास इतने केसेस पहले से ही हैं, इनके पास अर्लियर कन्विक्टेड बहुत सारे हैं, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं भाई पूर्वांचल लैंड अलोकेशन से रिलेटेड। अगर वो सारे के सारे केसेस को मिला दिया जाए ना, तो 26 साल, यानी कि 26 साल का तो इनको आप देखोगे कि सजा मिलेगी ही मिलेगी, और प्लस ये 10 साल का अभी वाला, यानी कि 36 साल के लिए तो मोहतरमा जेल में जाएंगे ही जाएंगे। आगे ना वही वाली बात कि या तो आप मौत के घाट उतार दोगे उसको, या तो फिर आप उसको जेल में डाल दोगे कि वो 36 साल तक जेल में रहेगा। बुजुर्ग तो हो ही चुकी है, 36 साल जीवित रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी नहीं पता है ना। तो चलिए अब आप देखोगे कि इंडिया क्यों बचा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर इंडिया शेख हसीना को नहीं बचाएगा तो यूनुस खान जो है पावर में आ जाएंगे, मोहम्मद यूनुस खान पावर में बने रहेंगे, और ये इंडिया के लिए बहुत घातक साबित होगा, क्योंकि बांग्लादेश फिर साथ देने लगेगा चाइना और पाकिस्तान का, और चाइना और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पे देख रहे हैं बांग्लादेश को, क्योंकि भाई भारत के साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ही। तो यहां पर जब बांग्लादेश ने कहा कि सर वापस कर दो यार शेख हसीना को, क्योंकि हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, भारत और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट किया था, और 2013 में, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट, यानी एक्स्ट्राडिशन समझौता। इस समझौते में कहा गया था, इस समझौते में कहा गया था कि अगर मेरे यहां से कोई कैदी तुम्हारे यहां जाएगा, तुम्हारे यहां से कोई कैदी मेरे यहां आएगा या अपराधी, तो हम लोग एक दूसरे को वापस करेंगे। तो बांग्लादेश ने बोला कि सर गया तो है अपराधी, वापस कर दो। तो यहां पे बोला भारत ने कि सर इस समझौते के साथ आपको आर्टिकल 6 नहीं पता, आपको आर्टिकल 6 देखना चाहिए कि अगर वो अपराधी पॉलिटिकल ऑफेंस करके आया है, यानी कि अगर उस पे कोई पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अपराध का इल्जाम लगा है, तब हम उसको वापस नहीं करेंगे। क्यों, आपराधिक इल्जाम कोई जरूरी थोड़ी है कि सही है, जैसे मान लीजिए आपराधिक में क्या होता है, आज नरेंद्र मोदी है, जो मर्जी इल्जाम लगा दे राहुल गांधी पे, जितना मर्जी इल्जाम लगा दे, नरेंद्र मोदी तो भैया पावर में है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी गद्दार हो जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी राहुल गांधी दोषी हो जाएगा, नहीं, पावर में रहने वाला इंसान हमेशा पावर में रहता है ना, समझेगा, और बिना पावर में रहने वाला इंसान कमजोर रहता है। तो पॉलिटिकल लेवल पे हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, अपने छोटी पार्टी जो कि पावर में नहीं है उसको दबाने की कोशिश करती ही करती है।
तो यहाँ पे इसलिए ये समझौता रखा गया था कि नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल ऑफेंस है तो इसको हम लोग वापस नहीं करेंगे। तो भैया पॉलिटिकल लीडर ही तो है शेख हसीना, पॉलिटिकल लीडर तो हम वापस नहीं करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल 8 भी शायद बांग्लादेश, आपको याद नहीं होगा कि गुड फेथ क्लॉज भी था इसमें। गुड फेथ क्लॉज का मतलब क्या होता है? गुड फेथ क्लॉज का मतलब क्या होता है? गुड फेथ क्लॉज का मतलब ये है बच्चे यहाँ पे कि जिसको आप मांग रहे हो हमसे वापस, उसके लिए आपके मन में गुड फेथ है या फिर बैड फेथ है? तो भैया बिल्कुल बैड फेथ है। एक बार आप लोग फांसी की सजा सुनाते हो फिर दोबारा बुलाते हो, जाहिर सी बात है अच्छा व्यवहार तो नहीं करोगे उसके साथ, यानी कि नॉट इन गुड इंटेंशन, नॉट इन गुड फेथ, और उसके इंटरेस्ट में तो काम आप नहीं करोगे, यानी कि न्यायपूर्ण काम नहीं करोगे। ये बात तो हमको पता है भाई साहब। तो हम शेख हसीना को नहीं भेजेंगे, ऐसा भारत ने साफ तौर पे कह दिया है। फिर बांग्लादेश ने बोला कि ठीक है, हम दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी, आपने आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 का बोल दिया, ठीक है। लेकिन इंडिया, आपको पता होगा कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ट्रीटी साइन की थी, एक समझौता साइन किया था, ठीक है, आईसीसीपीआर। और इसमें एक क्लॉज था नॉन नॉन रिफॉल्वमेंट। नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? वही चीज जो भारत और बांग्लादेश में साइन हुआ था, वही इंटरनेशनल लेवल पे साइन हुआ था। बहुत सारे देशों ने एग्रीमेंट पे साइन किया था कि अगर एक देश का कोई ऐसा अपराधी दूसरे देश में भाग के जाता है या दूसरे देश का तीसरे में, तो एक दूसरे के अपराधियों को वापस कर दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट किया था। और भारत और बांग्लादेश दोनों ही, भारत और बांग्लादेश, आप देखना बांग्लादेश दोनों ही, भारत और बांग्लादेश दोनों ही इसके समझौते में आते हैं, ठीक है, याद रखना। भारत और बांग्लादेश दोनों ही इसके समझौते में आते हैं, एग्रीमेंट साइन किया था दोनों ने ही। तो इसके जरिए तो वापस कर दो ना सर। फिर इंडिया ने बोला कि इसका आर्टिकल 6 आपको नहीं पता, राइट टू लाइफ। अगर किसी कैदी का, अगर किसी अपराधी का जीवन का खतरा है तो हम उसको वापस नहीं भेज सकते, आपको पता होना चाहिए, पहली बात ये, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 7 का कहता है कि अगर वापस भेजना है, अगर भेजने में शक ये है कि आप उसको टॉर्चर करोगे, आप उसको क्रुएल्टी से डील करोगे, इनह्यूमन अमानवीय व्यवहार करोगे, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट करोगे, जलील करोगे, उसको परेशान करोगे, तब भी उसको वापस नहीं भेजा जा सकता, ये कहते हैं। तो भैया हम नहीं भेजेंगे सीधे तौर, क्योंकि आपको आपको भी पता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जान को खतरा है, उनको टॉर्चर किया जाएगा, उनके साथ अनफेयर ट्रायल किया जाएगा। ओवरऑल यही आपको समझ में आ रहा है कि एक बार 12 फरवरी का इलेक्शन निकल जाए बांग्लादेश का, उसके बाद कुछ रास्ते साफ हो जाएंगे, तब देखना इतने मामले नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दा ही इलेक्शन को रोकने का था, या मेन मुद्दा ही आप लोग देखोगे कि ये इलेक्शन को कहीं ना कहीं से मतलब डिस्टर्ब करने का पॉइंट था, क्योंकि मोहम्मद यूनुस खान पावर में बने रहे, यही मेन मुद्दा था। और भारत इस बात को पहले ही समझ गया था, इसलिए भारत ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, अपन तो ये चीजें नहीं करेंगे, हम शेख हसीना को वापस नहीं लौटाएंगे। तो दोस्तों ये था आज की पूरी कहानी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और सेशन को शेयर जरूर करते चले बच्चों, क्योंकि आपकी शेयरिंग और आपके लाइक कमेंट्स हमको बहुत ज्यादा हौसला देते हैं। इसी तरीके से और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।